आप देख रहे हैं प्रश्न का। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेशी जमीन से देश की चुनावी प्रक्रिया, चुनावी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। जर्मनी दौरे पर गए राहुल गांधी ने बर्लिन के कॉलेज में अपने एड्रेस के दौरान कहा, भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, देश की चुनावी व्यवस्था में गड़बड़ी है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने भारत की संस्थागत व्यवस्था पर कब्जा कर लिया है। ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों को राजनीतिक हथियार बना दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उन पर हमला समझिए। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की संस्थागत व्यवस्था पर पूरी तरह कब्जा कर लिया गया है। बीजेपी के खिलाफ ईडी और सीबीआई के पास कोई केस नहीं, जबकि ज्यादातर राजनीतिक मामले उन लोगों के खिलाफ हैं जो सरकार का विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल विदेश जाते हैं, राहुल को देश को बदनाम करते हैं, राहुल झूठ बोलते हैं, वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बल्कि लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है। चीन तरक्की कर रहा है, चीन की प्रशंसा करो, भारत को बदनाम करो, यही अब राहुल गांधी की पहचान बन गई है। बीजेपी लीडर प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि राहुल और कांग्रेस भारतीय लोकतंत्र में अराजकता और अशांति फैलाना चाहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि लोग आपस में लड़ेंगे, भारत असफल हो जाएगा। क्या भारत से प्रेम करने वाला कोई व्यक्ति भारत को असफल होते देखना चाहेगा? ये सवाल बीजेपी ने किया। अब राहुल गांधी के उस बयान को सुनिए जिस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। Second thing is that there is a wholesale capture of our institutional framework. When you look at our intelligence agencies, you look at the CBI, you look at the ED, they've been weaponized. Look at the number of cases that the ED and the CBI have against BJP people. You'll find the answer 0, right? And look at the number of cases they have against people who oppose them, and you'll find that pretty much most of them are political cases. And so there is a weaponization of the institutional framework. There's a capture of the institutional framework. We cannot. There is a number of people in India who support Mr. Modi, and we cannot get away from that fact. But we do not. A lot of us do not agree with his ideology. We do not agree with the vision of India that he has. We think that the vision will fail. We think that the vision has tremendous problems, will create massive tension in India, will make Indian people fight with each other. So we will fight it, right? And it's a clash between two visions of India. All the parties of the India Alliance do not agree with the basic ideology of the RSS. That's the point, right? And you can ask any of them. None of them will tell you that actually we believe in the ideological position of the RSS. So we are very much united on that question. But we have tactical contests that take place, and we will continue to have them. But you will see that when it comes to the opposition requiring unity, and you see it every day in Parliament, for example, we are very united, and we will contest the BJP on laws that we disagree with. तो राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी नाराज नहीं, बहुत बहुत नाराज है। अब सुनिए। तो फिर से एक बार अपना गुस्सा और बीजेपी के खिलाफ जो गुस्सा है वो निकालने के लिए विदेश चले गए और भारत के खिलाफ वो गुस्से को निकालने लगे। और फिर से एक बार राहुल गांधी ने मोदी विरोध में या जनता के विरोध में या जनता के मैंडेट के विरोध में भारत विरोध शुरू कर दिया। अभी हमने देखा है कि आईएनसी तो एमएमसी बन ही चुकी थी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया, माओवादी मुस्लिम लीग। पर माओवादी मुस्लिम लीग के साथ साथ अब आईएनसी का नया नाम बन चुका है एएनसी। राहुल गांधी जी से अलग कोई अपेक्षा हम कर ही नहीं सकते। उन्होंने तो बार बार संविधान का अपमान तो किया ही है, लेकिन ये बात थोड़ी और गंभीर है कि जब जब वो विदेश जाते हैं तब इस देश के बारे में गलत बोलते हैं, गलत विचार वहाँ पे व्यक्त होते हैं। और आज भी अगर आप विदेश में जाते हो तो भारत के बारे में, हमारे देश के बारे में अगर आपको गलत ही बोलना है तो मुझे लगता है कि ये कोई पार्टी का विचार से नहीं, लेकिन हर एक भारतीय इसकी निंदा जरूर करेगा कि भारत के बाहर जाकर
आप भारत की निंदा करते हो। मैं सोच रहा था कि ये वर्बल डायरिया चालू कब होगा, अब वर्बल डायरिया चालू हो गया बर्लिन में। वैसे भी अभी तो सुपारी लेके ना देश के खिलाफ बोलता है, जितने सोलो बोलते हैं कि बोलो बाबू, तो राहुल चालू, तो ठीक वर्बल डायरिया करते रहिए। तो कुछ ऐसा कहा जो पहले दुनिया नहीं देख रही। सुबह से शाम तक क्या दुनिया सोशल मीडिया पे नहीं देखती इस देश में क्या हो रहा है, या मीडिया में नहीं देखती? सबको सब मालूम है क्या हो रहा है। तो वही बात दोहराने में इनको क्या आपत्ति हो गई भारतीय जनता पार्टी? उनको आपत्ति सिर्फ ये है कि राहुल गांधी ने भारत के बेरोजगार नौजवान के विषय में चर्चा की। ये नहीं चाहते कि भारत का बेरोजगार नौजवान राहुल गांधी की बात को सुने, क्योंकि ये आवाज भारत के बेरोजगार नौजवान की उठाई जा रही है। चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखा हुआ है, जिसका सीधा सीधा नुकसान भारत के बेरोजगार नौजवान को हो रहा है। आपने राहुल गांधी को सुन लिया, पॉलिटिकल प्रतिक्रियाएं सुन ली, अब आज के प्रश्नकाल के सवाल भी सुन लीजिए। जी हां, प्रश्नकाल का सवाल नंबर 1 जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्या राहुल भारत को बदनाम करने के लिए विदेशी जमीन का इस्तेमाल करते हैं? क्या वो इसीलिए विदेश जाते हैं? प्रश्नकाल का सवाल नंबर 1 था। प्रश्नकाल का सवाल नंबर 2 जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्या ईडी सीबीआई का इस्तेमाल बीजेपी हथियार की तरह कर रही है? विपक्ष ये आरोप लगा रहा है, इस पर भी सवाल जवाब हम बीजेपी से करेंगे। प्रश्नकाल का सवाल नंबर 3 जिस पर हम प्रश्नकाल के दौरान डिबेट करेंगे, क्या कांग्रेस भारतीय लोकतंत्र से नफरत करती है? यह आरोप भी विपक्ष लगा रहा है, इसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। और प्रश्नकाल का सवाल नंबर 4, क्या राहुल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है? देश की सबसे पुरानी पार्टी का नेता क्या ऐसा कर सकता है? यह भी हम पूछेंगे कांग्रेस से। और प्रश्नकाल का सवाल नंबर 5, क्या बीजेपी ने देश की संस्थाओं पर कब्जा कर रखा है? यह बात राहुल गांधी ने कही है बर्लिन में जाकर, यह बात यदा कदा कांग्रेस कहती रहती है, विपक्ष लगातार इस तरह के आरोप लगाता रहता है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ प्रश्नकाल में जुड़ा जिसके साथ हम चर्चा करने जा रहे हैं। स्वागत कीजिए डॉक्टर ऋचा सिंह जी का, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। ऋचा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर रत्ना पांडे मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। रत्ना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुमन कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, कुछ वक्त में हमारे साथ होंगे। नवीन दुबे जी मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। नवीन जी, आपका भी प्रश्नकाल कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं बीजेपी प्रवक्ता से करूंगा। ऋचा सिंह जी, राहुल गांधी ये कोई पहली मर्तबा तो है नहीं कि विदेशी जमीन पर जाकर देश के लोकतंत्र के बारे में बात करें, यहाँ के सिस्टम के बारे में बात करें, ईडी के बारे में बात करें, सीबीआई के बारे में बात करें, सुप्रीम कोर्ट तक के बारे में उन्होंने जिक्र विदेशी जमीन पर किया है। और जब कोई बड़ा नेता, देश का कोई बड़ा चेहरा विदेश में देश के नेताओं की बात करता है, सिस्टम की बात करता है, तो किसी व्यक्ति विशेष की बेइज्जती नहीं है, वो राष्ट्र की बेइज्जती है, वो देश की बेइज्जती है। ये मसले वो यहाँ भी उठा सकते हैं, लेकिन मौका तलाशते हैं। जैसे ही उनका विमान भारत की सीमा से बाहर गया, वो देश के सिस्टम पर, ईडी पर, सीबीआई पर, चुनाव आयोग पर, सुप्रीम कोर्ट तक पर सवाल खड़े करने लगते हैं। ऋचा सिंह जी, बिल्कुल अमित जी, चूंकि कांग्रेस पार्टी के राजकुमार 95 से अधिक चुनाव हार चुके हैं और इस हार की बौखलाहट, जनता के जनादेश न मिलने की बौखलाहट, अभी तक वो देश के भीतर तमाम संस्थाओं को बदनाम करके निकालते थे, लेकिन उनको जब भी मौका मिलता है वो विदेश की धरती पर जाते हैं, तो वहां बैठकर देश विरोधी ताकतों के हाथों में खेलते हुए इस देश की संस्थाओं पर ही नहीं प्रहार करते, बल्कि देश की अखंडता पर, देश की अक्षुण्णता पर और देश की संप्रभुता के ऊपर बड़े गंभीर सवाल खड़े कर देते हैं, जो कि एलओपी होने के नाते, कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता होने के नाते, और साथ ही चूंकि वो सदन में जो है नेता प्रतिपक्ष है, और भी गंभीर हो जाता है। और ये राहुल गांधी जी के लगातार आप देखिए कि ये उनकी आदत सी बन गई है। कभी वो जर्मनी में जाकर ये काम करते हैं, कभी इंग्लैंड में जाकर करते हैं, कभी अमेरिका में बैठकर ये काम करते हैं। आपको याद होगा कि किस तरीके से पिछली बार वो गए तो उन्होंने आरक्षण को भी लेकर बयान दिया था। सिख लोग जो अपने हाथों में चूड़ा पहनते हैं, जिसको लेकर उन्होंने झूठी बयानबाजी की थी, जिसका खंडन किया गया था। तो कांग्रेस पार्टी के राजकुमार एक तरफ तो संविधान की प्रतियां देश में लहराते हैं, लेकिन देश के बाहर जाकर उसी संविधान का अपमान करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो लगातार इस देश की संवैधानिक संस्थाओं के दमन का इतिहास रखती है। इमरजेंसी में संविधान में क्या हुआ? इमरजेंसी के समय संविधान की प्रस्तावना बदल दी गई। इंदिरा गांधी जी जो रायबरेली से चुनाव हार गई थी, किस तरीके से उन्होंने को जीता घोषित कर दिया गया। इसके ऊपर तो जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न सिर्फ उनके चुनाव को रद्द किया, बल्कि 6 साल तक उनके ऊपर चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इनको अपना इतिहास देखना चाहिए
और राहुल गांधी जी, चूंकि लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है और भारत की जनता लगातार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अपना मैंडेट दे रही है, अपना फैसला दे रही है, लेकिन राहुल गांधी जी जनता के बीच में जाने के स्थान पर विदेश की धरती पर बैठकर देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर जिस तरीके से देश को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं, वे बेहद निंदनीय है। और कांग्रेस पार्टी जो लगातार 50 सालों तक सत्ता में बनी रही, आज उसको केवल सत्ता ना मिलने की खींच है और Right. उसको ये समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से अपना सर्वस्व न्यौछावर करके इस देश की प्रगति के लिए कार्य कर रहे हैं, यहाँ एक परिवार की नहीं बल्कि लोकतंत्र और जनता के जनादेश से बनी हुई वो सरकार जो कि सबका साथ और सबके विकास की राजनीति करती है, जनता को उसका प्यार मिल रहा है। लेकिन राहुल गांधी जी विदेश की धरती पर जो कर रहे हैं वो बेहद निंदनीय है। ठीक है ऋचा जी, मैं डॉक्टर रत्ना जी के पास जा रहा हूं, रत्ना पांडे जी के पास। रत्ना जी, देश का जो विपक्ष है बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है लोकतंत्र के लिए, देश के लिए। राहुल गांधी इन मसलों को देश में भी उठा सकते हैं, उठाते रहते हैं, इलेक्शन कमीशन पर बात करते हैं, वो ईडी सीबीआई पर बात करते हैं, लेकिन जब कोई देश का बड़ा नेता, बड़ा चेहरा, एक मजबूत विपक्ष विदेश में जाकर देश की अगर बुराई करता है, देश की निंदा करता है, तो वो एक गलत मैसेज इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी पर जाता है। क्या आपने कभी देखा है कि अमेरिकन कोई नेता आकर अमेरिका की बुराई कर रहा हो भारत में आके, या ब्राज़ील का कोई नेता आकर यहाँ पर बुराई कर रहा हो, या लैटिन अमेरिकी कंट्रीज़ के लोग हमारे पास आते हैं, घाना, क्यूबा, दुनिया भर के लोग आते हैं, मिडिल ईस्ट के बहुत सारे नुमाइंदे हमारे देश में आते हैं, उनके देशों में बहुत कमियां खामियां हैं, लेकिन वो कभी विदेशी ज़मीन पर जाकर अपने देश की बुराई नहीं करते हैं। राहुल गांधी अक्सर ये करते रहते हैं, और मैं तो ग्राफिक्स भी चला रहा हूँ, ऐसे 5-7 ऐसे बयान हैं जिन पर मुकदमा चल रहा है उनके ऊपर, पेशियां हो रही हैं उनकी। और अगर आपको कमियां और खामियां हैं तो आप संसद में बोलते हैं, वहाँ बोलिए, आप यहाँ पर मीडिया से बात करिए, यहाँ चर्चा करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। आप इंटरनेशनल डायस्पोरा पर जाकर देश के बारे में इस तरह की बातें अगर कहेंगे तो क्या इमेज बनेगी देश की? डॉक्टर रत्ना जी। अमित जी नमस्कार, मेरे को पैनलिस्ट सभी को नमस्कार करती हूँ। नमस्कार। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जो ग्राफिक्स चला रहे हैं प्लीज उसमें वो भी रखिएगा कि 2014 के पहले जो पैदा हुए उनका दुर्भाग्य था, सांप सपोलों का देश है जिससे कि देश का गौरव बढ़ गया था, वो भी रखिएगा। और ये भी रखिएगा कि मिस गवर्नेंस को भारत फेस कर रहा है, ये जरूर ग्राफिक्स में रखिएगा। ये माननीय मोदी जी के वाक्य हैं जो सभी के सभी विदेश में कहे गए। आज मैं दूसरी बात आपसे करती हूँ, बात मुद्दों की है। आप अपना लखनऊ में शायद अगर बैठ के ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो क्या आपकी आवाज सिर्फ लखनऊ में रहेगी? हम टेक्निकल एरा में जी रहे हैं, वो एलओपी है, वो जहां भी बैठकर बोलेंगे विश्व पटल पर वो गूंजेगा। कल माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने तो विधानसभा में कहा, क्या आपको लगता है पूरे विश्व में नमूनों का स्टेटमेंट गूंजा नहीं? तो बात इसकी नहीं है कि किस जगह खड़े होकर बोला, बात इसकी है किस मुद्दे पर बोला, और वो मुद्दा गंभीर है। राहुल जी ने 3 बहुत गंभीर मुद्दे उठाए। संविधान की बात की, समानता, संविधान में हमारे समानता के अधिकार की बात की, महिला, युवा और बेरोजगारी की बात की, इंस्टीट्यूशनल कैप्चर करने की बात की। सारा बच्चा जान रहा है, विदेशों में बात चल रही है। आप कह रहे हैं कि विदेशी लोग या प्रबुद्ध जनता विदेश की हमारे बारे में नहीं जानती, तो शायद आप जानते होंगे एक ओपन पत्र मनरेगा खत्म किए जाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को विश्व के प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने भेजा है। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। और दूसरी बात, ये पिछले 14 साल में जिस तरह मोदी मतलब भारत, सरकार मतलब भारत, गलत है ये। भारत के संविधान ने देश अक्षुण्ण है, उसके साथ कोई पद, किसी तरीके का कोई और काम आगे पीछे नहीं लगा है। भारत अपनी एक आइडेंटिटी अलग है, इंडिपेंडेंट ऑफ मोदी जी। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। मोदी जी या लोकतंत्र खतरे में है बिल्कुल है। लोकतंत्र का सारा कुछ जो आप लोग कर रहे हैं, कौन सी बात लोकतंत्र के तहत की जा रही है? कंडक्ट लगने के बाद 10,000 रुपए बांटना कौन से लोकतंत्र में लिखा हुआ है? करने के बाद गुमराह मत कीजिए। और ऐसा नहीं है कि विश्व की आंख में पट्टी बंदी है। भारत विश्व की एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है। एक एक क्षण हमारे ऊपर पूरी विश्व का मीडिया हमें कवर करता है, ये गर्व की बात है। तो हम जहां भी बोले, आप कह रहे हैं कि हमें जनता ने जनादेश नहीं दिया, जनता ने उन्हें विपक्ष की मजबूत आवाज बनने का गौरव दिया है। कई सालों बाद देश में इतना मुखर एलओपी है जो जनता के मुद्दे सड़क से संसद तक उठा रहा है। संसद की बात कर रहे हैं, संसद में तो आप म्यूट कर देते हैं आवाज हमारी। संसद में मुद्दा क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम बोलने ना बोलना, बोलना अच्छी बात है, ना भी बोलने से
कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, लेकिन प्रदूषण से डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है, उस पर चर्चा नहीं की गई। बेरोजगारी से डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है, रुपया कमजोर होने से डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है, चर्चा का मुद्दा नहीं बन सका 20 दिन तक। क्या तमाशा देश का बना रहे हैं? ठीक है। और क्या ये बातें विदेश में गई नहीं कि हम निरर्थक 70 साल पुराने अतीत को खोदते जा रहे अरे आप चाइना की बात करें, चाइना ने डॉक्टर रत्ना, ठीक है, आर्टिफिशियल सूरज बना रखा है उसने। फाइन, ठीक आप क्या है, कर रहे हैं? मस्जिद खोदे जा रहे हैं। ठीक है, धर्म, point taken। हिंदू, मुस्लिम, रत्ना जी पॉइंट टेकन, एकदम आई बेकार की अंडरस्टूड। बातें संसद रत्ना में जी, की जा रही है रत्ना जी, जनता के पैसे पे। रत्ना जी, मेरा सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, आपने अपनी बात कही। ये प्रोग्राम हम दिल्ली हेडक्वार्टर से कर रहे हैं मैम, लखनऊ से नहीं कर रहे हैं। एनीवेज, नवीन दुबे जी मेरे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। मेरा कंसर्न सर ये था कि ज्योग्राफिकली अब हम बाउंडेड नहीं है हाँ, टेक्नोलॉजिकल एरा में। राइट। मेरे कहने का मतलब ये था, ठीक है। सॉरी मैंने लखनऊ कहा, आप दिल्ली से हैं। ठीक है, अंडरस्टूड मैम। नवीन जी, आपने मोटिव ये है कि ये जगह की बात नहीं है, इट्स नॉट जी पॉइंट टेकन कि अब ग्लोबल मीडिया है, कोई कहीं पे रह के कोई भी बयान देता है, Yes, दुनिया में उसे सुना और देखा और आप समझा बयान जाता दे है, रहे हैं, लेकिन बयान इंटरनेशनल डायस्पोरा पर जाकर अपने देश की बुराई एक नेता को शोभा नहीं देती। ये मैं नहीं, ये बीजेपी कह रही है, ये सर, जो पॉलिटिकल छुपा एनालिस्ट है वो क्या कह रहे हैं। मुझे ये बताइए, देश की कौन सी घटना छुपी है? बिल्कुल। आपने सभी विदेशों में एक बहुत बड़ा प्रतिनिधि मंडल देश का भेज के ये समझाने का प्रयास किया कि ऑपरेशन सिंदूर डॉक्टर में रत्ना जी, हमारा एब्सेंट क्या फाइल था? में क्या किसी अमेरिकी ने राष्ट्रपति का नाम है, जूनियर बुश का नाम है, लेकिन अमेरिका का कोई नेता ये बात वहां कह तो नहीं रहा है ना। आई अंडरस्टूड योर पॉइंट, थैंक यू मैम, आई कम टू यू। रत्ना जी, आई कम टू यू। नवीन जी, ऋचा जी की बात भी आपने सुन ली, रत्ना जी की बात भी आपने सुन ली। मेरा कहने का मतलब, मेरा सवाल यही है कि आपके सिस्टम में जो खामियां हैं, कमियां हैं, आप उसको अपनी कंट्री में रह के, देश में रह के, सिस्टम में रखकर उसको आवाज़ बुलंद करिए, उस पर क्वेश्चन करिए, उस पर बहस करिए, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, मीडिया के जरिए सवाल पूछिए, डिबेट हम करते ही रहते हैं, खबरें हम दिखाते रहते हैं मीडिया हाउसेस। लेकिन जब एक बड़ा फेस, जैसे आप रत्ना जी कह रही हैं, इज अ स्ट्रॉन्ग विपक्ष, अगर विपक्ष का इतना बड़ा नेता बात कहता है कहीं जाकर कॉलेजेस में स्टूडेंट्स के बीच में, तो इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। अब समझिए, इतनी सारी खबरें आती हैं, आपको क्या अमेरिका की हर खबर पता होगी? नहीं पता होगी। क्या मुझे हर खबर पता होगी? नहीं पता होगी। लेकिन अगर ट्रंप का कोई डेलीगेट या व्हाइट हाउस का कोई डेलीगेशन इंडिया में आकर कोई बड़ी बात अमेरिका के बारे में कहता है, दैट अफेक्ट्स अ लॉट। उसका इंपैक्ट अलग होता है, उसकी समझ अलग होती है, उसका पेनिट्रेशन अलग होता है। क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी ने जो बात जर्मनी में कही, बर्लिन में कॉलेज स्टूडेंट के सामने, वो मुफीद जगह थी, वो सही जगह थी, और आप देश में कहें, विदेश में कहें, कमोबेश बात एक ही है? क्या यू ऑल्सो थिंक दैट, नवीन जी? नहीं अमित जी, देखिए, दो तीन चीजें हैं। भारत के अंदर 2014 से पहले मीडिया की क्या स्थिति थी, राइट, 2025 में अब क्या मीडिया की स्थिति है, ये एक बहुत बड़ा डिबेट का विषय है। इसमें मैं समझता हूं हमारे देश के सभी सुधी संपादकों को, पत्रकारों को और सुधी नागरिकों को चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि आज मीडिया हमारे देश में स्वतंत्र नहीं है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये विश्व के आंकड़े बताते हैं कि मीडिया के स्वतंत्रता के मामले में भारत कहां स्टैंड कर रहा है। ये राहुल गांधी भी नहीं कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी भी नहीं कह रहे हैं, राइट, ये एजेंसियां बता रही हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि जिस देश के अंदर मीडिया को अगर क्रश कर दिया गया है, हॉस्टाइल कर लिया गया है मीडिया को, तो फिर लीडर ऑफ अपोजिशन हो या आम जनमानस हो जिसके साथ पीड़ा है, वो जाएगा कहां, किस मंच पर अपनी बात बोलेगा जाके? सदन के अंदर जब वो बोलते हैं तो आप शोर शराबे करेंगे, माइक बंद किए जाते हैं, बोलने नहीं दिया। तो जिस तरीके का बिहेवियर, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, लोकसभा अध्यक्ष का देखने को मिलता है सदन के दौरान, वो पक्षपात पूर्ण दिखाई देता है। आप जिस सीट पर आसीन हैं, आपकी भूमिका ऐसी होनी चाहिए कि आप निष्पक्ष हैं, तो निष्पक्षता दिखाई देनी चाहिए, वो नहीं दिख रहा है। कमोबेश होता क्या है कि आप बड़े लोकतंत्र हैं, बड़ी देश है और बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो दावा करती है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक दल है। बहुत अच्छी बात है, मैं तो बधाई देता हूं ऋचा जी को। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या उस दल के अंदर आंतरिक तौर पर भी ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है? कदापि नहीं है। तो जब आपके दल में नहीं है, आप देश में कहने के दावे जरूर कर लीजिए, लेकिन वास्तविकता यह है कि देश के अंदर जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का और तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, वो छिपा हुआ नहीं है। विश्व मीडिया के अंदर भी इस चीज की चर्चा है, विश्व के देशों में भी इस चीज की चर्चा है, इसको हम और आप नकार नहीं सकते। अच्छे काम सरकार ने किए हैं, लेकिन आप एक चीज देखिए, मैं समझता हूं कि जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनसे पहले भी अटल जी भी प्रधानमंत्री रहे, इतना एनक्रोचमेंट कभी भी टीवी चैनलों का और मीडिया का नहीं किया गया। अटल जी के दौर में भी ऐसा नहीं था, लेकिन इस दौर में हम देख रहे हैं
कि अगर आप कोई प्रोग्राम चलाएं, आपका शेड्यूल प्रोग्राम अगर किसी टीवी चैनल पर चलता है रूटीन का, और प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं तो सारे प्रोग्राम कैंसिल, प्रधानमंत्री जी को दिखाया जाएगा। इस तरीके के मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग निर्देश दे रही है टीवी चैनलों को। इस तरीके से आप अगर मीडिया को कंट्रोल करेंगे तो कैसे चलेगा ये देश? ये बड़ा सवाल है। दूसरी चीज आती है कि राहुल गांधी ने बाहर जाकर क्या बोला। राहुल गांधी ने वही बोला जो अंदर हो रहा है, जो विदेश का मीडिया जानता है। इसमें कोई अलग बात तो नहीं कि ईडी और सीबीआई इस तरीके की जो हमारी स्वायत्त संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग है, इनका मिसयूज हो रहा है, वो सरेआम दिखाई दे रहा है। उसको कैसे आप डिनाइल कर देंगे? कैसे हम डिनाइल कर देंगे? और इंटरनेशनल मीडिया एग्जिस्ट नहीं करता भारत में, ऐसा तो है नहीं है, वो भी देख रहा है। तो ये सब चीजों पर जब चर्चा होती है और लीडर ऑफ अपोजिशन अगर वहां बोल रहे हैं तो वो सच ही तो बोल रहे हैं। हाँ, कुछ गलत अगर नैरेटिव सेट कर रहे हो, कोई गलत बात अगर विदेश के अंदर जाके बोल रहे हो तो निश्चित तौर पर गलत है, लेकिन वो तो वही सच बोल रहे हैं जो अंदर बोला जा रहा है, दिख रहा है। उसको आप कैसे नकार लेंगे? हम कैसे नकार लेंगे? प्रश्न इस बात का, देश के अंदर आप नेतृत्व कर रहे हैं, बहुत अच्छे नेतृत्व है आपका, हम सराहना करते हैं मोदी जी के नेतृत्व की, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि उसमें पारदर्शिता का अभाव है जो नहीं होना चाहिए। आपको संसद चलानी है, आपके जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आते हैं, चाहे वो आपके दल के हो या दूसरे दलों के, सबको मौका मिलना चाहिए और सबकी बात सुनी जानी चाहिए, जो नहीं हो रहा। हम ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि मणिपुर के मामले में 147 सांसद सस्पेंड कर दिए गए थे। ये भी भारत के इतिहास में दर्ज होगा। जिस तरीके से हम काला अध्याय इमरजेंसी को बोलते हैं, ये भी तो एक काला अध्याय था इस देश का, इसको हम कैसे नकार देंगे? ठीक है, इस बात का है। ठीक है, ऋचा जी आपका काउंटर है। ऋचा जी। नहीं अमित जी, देखिए, देश की सीमाओं को उनका आदर न करना और विदेश की धरती पर बैठकर देश की बुराई करना, देश विरोधी बातें करना, अगर हम इसमें अंतर नहीं करेंगे तो ये बड़ा बचकाना सा लगता है। और विशेषकर जब इसको वरिष्ठ लोग कहते हैं, मैं इसको माफी के साथ कह रही हूँ, क्योंकि ये तो हमारे देश में बच्चे को पता है कि अपने घर से बाहर जाकर अपने घर की बुराई नहीं करनी चाहिए। Exactly. लेकिन राहुल गांधी जी, मैंने इसलिए सरल भाषा में इस बात को कहा, राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जिनको देश की संसद में चर्चा करनी चाहिए, वो देश में संसद में चर्चा करने के स्थान पर विदेश चले जाते हैं, सदन में मौजूद नहीं रहते हैं। ये वही राहुल गांधी जी हैं जो बिहार के चुनाव में बिहार चुनाव के बीच से विदेश की धरती पर चले जाते हैं, क्योंकि देश की जनता राहुल गांधी जी को सुन नहीं रही है, क्योंकि उनकी बातों में तथ्य नहीं होते हैं, आंकड़े नहीं होते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते इस देश का विरोध करने लगते हैं, जिसे इस देश की जनता बहुत बेहतर तरीके से समझ रही है। आज देश की तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं जो पूरी पारदर्शी तरीके से कार्य कर रही हैं, लेकिन चूंकि वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को उन पर हमला लगता है। और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी अपने तमाम, चाहे वो चुनाव आयोग का मसला हो, चाहे वो ईवीएम का मसला हो, चाहे वो एसआईआर का मसला, इन सभी को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष जा चुकी हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय से इनको बार बार फटकार लगी है। एसआईआर पर इनका क्या हाल हुआ? राहुल गांधी जी अपने तमाम बयानों के लिए माफी मांग चुके हैं न्यायालय के भीतर खड़े होकर। तो राहुल गांधी जी को यह समझना पड़ेगा कि अगर उनको अपनी बात समझानी है तो उन्हें देश की जनता के बीच में जाना होगा, ना कि विदेश की धरती पर बैठकर इस देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर कार्य करना होगा। अमित जी, एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी ने उस यूनिवर्सिटी में बैठकर जो ये बोला कि देश के लोग आपस में लड़ने वाले हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से देश को गृह युद्ध में झोंकने की जिस तरीके की वो साजिश रच रहे हैं विदेश की धरती पर बैठकर, ये बेहद निंदनीय है, बेहद खतरनाक है। आप देश के लोगों को आपस में लड़ाने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो सफल नहीं होने वाली है। ठीक है ऋचा जी, वी आर गोइंग फॉर अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं आऊंगा तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे प्रश्नकाल के दूसरे हिस्से में, क्या बीजेपी ईडी और सीबीआई के बेजा इस्तेमाल कर रही है और क्या राहुल गांधी जो बातें विदेशी जमीन पर जाकर बोलते हैं उससे आने वाले चुनावों में देश के पॉलिटिकल नैरेटिव में कोई फर्क पड़ेगा, क्या उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। प्रश्नकाल में एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं, पूरा पैनल मेरे साथ बना हुआ है, छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं, कहीं जाएगा। होम्योपैथी में हेराफेरी, दवाओं की खरीद में कमीशन की बीमारी, दवाई खरीदी मीटर में उड़ गए सबके होश।
10 से 15 गुना महंगी दवा, डाइल्यूशन में बड़ा झोल। होम्योपैथी में हेरा फेरी, देखिए रात 8 बजे सिर्फ प्राइम न्यूज पर। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? पेट दबा, रोग दबा, एक ही जगह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। हम चर्चा कर राहुल गांधी के उस बयान पर जिस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। बर्लिन में राहुल गांधी ने बहुत सारे सवाल खड़े किए, देश के सिस्टम पर, देश की इकोनॉमी पर, लोकतंत्र पर, उसकी प्रैक्टिसेस पर, ईडी, सीबीआई पर, चुनाव आयोग पर और हमारे लीगल सिस्टम पर। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। डॉक्टर ऋचा सिंह जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। डॉक्टर रत्ना पांडे जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की हैं। और नवीन दुबे मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आलोक पांडे जी कुछ वक्त में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर रत्ना, मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि नवीन जी भी वही तर्क दे रहे हैं जो तर्क आपका है, लेकिन जैसा कि ऋचा जी ने बोला कि घर की बुराई घर के बाहर नहीं करनी चाहिए। अगर वो अपना इंटरनल मैटर है तो उस पर वर्कआउट करना चाहिए, उस पर चीज़ें ठीक करनी चाहिए। आपका आरोप ये भी है कि ईडी, सीबीआई को हथियार की तरह बीजेपी इस्तेमाल कर रही है और ज़्यादातर जो मामले हैं वो नॉन बीजेपी स्टेट्स में निकल कर आते हैं, नॉन बीजेपी नेताओं के साथ निकल कर आते हैं, क्योंकि बीजेपी ईडी, सीबीआई को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है विपक्ष के खिलाफ। ये तर्क आप दे रहे हैं, कैसे मैम? जरा समझाइए दर्शकों को। सर, ईडी का तो ये है कि 6,500 लगभग केस एडमिट किए गए और जिसमें से केवल 56 पे न्यायालय में मुकदमा एस्टेब्लिश हो पाया और 53 को सजा हो पाई। तो ये तो उसका कन्विक्शन रेट है। और वहीं पर किया जाता है जहां विपक्ष होता है। अगर वो टूट के आपके साथ है तो ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग, अदरवाइज चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग। तो ये ईडी, सीबीआई का सारा खेल तो सर यहाँ से शुरू होता है, वहीं पे खत्म होता है। वो डराने धमकाने की एक तकनीक है और उसके द्वारा लोगों को तोड़ फोड़ के, पार्टियों को तोड़ फोड़ के अपने में मिला ले हैं। चोरी की सरकार ये जब पिछले 11 साल से हर स्टेट में चला रहे हैं, तो उसमें पारंगत है। आगे की बात करते हैं कि जितना भी कुछ राहुल जी ने बर्लिन में कहा है, क्या वो देश के लोग नहीं जानते हैं? क्या हरियाणा का इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें एक एक आपको डिजिटल साक्ष्य दिया जा रहा है, 200 लोगों के नाम पर है, वो ब्राजीलियन मॉडल दिया जा रहा है, गलत एड्रेस 00 एड्रेसेस पर दिए जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ अगर सवाल गलत है, सारे सबूत गलत है, क्या ये नैतिक जिम्मेदारी चुनाव आयोग की नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी निष्पक्षता साबित कर दे एक बार? जो गलत होगा वो बात की बात है। अगर वो सारे टेक्निकल फॉल्ट्स आए, एटलीस्ट स्यू मोटो एक वर्ड होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है चुनाव आयोग। अगर लोकतंत्र बंधक नहीं है, चुनाव आयोग पीएमओ से नहीं चल रहा, तो क्या चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं है आगे आके अपने आप को निष्पक्ष साबित करे? मेरे ऊपर लगाइए कोई आरोप तो मैं तुरंत अपना जो भी मेरे पास होंगे साक्ष्य दिखाऊंगी और कोशिश करूंगी कि मैं बेदाग साबित हो जाऊं, क्योंकि मेरी पब्लिक साख की बात है। क्या ये चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि चुनाव आयोग ये नहीं कर रहा। एलओपी, हम तो जनप्रतिनिधि एक्ट में एलओपी को जो आदमी अपने लिए सिर्फ मैं अपनी आपत्ति उठाऊं तो मुझे एफिडेविट देना चाहिए, न दूसरे की आपत्ति। आपको हम पूरा का पूरा एक विधानसभा दिखा रहे हैं, पूरा स्टेट दिखा रहे हैं, आप कह रहे हैं लाइए पहले एक एफिडेविट लाइए। एलओपी खुद में एफिडेविट है, जिसकी आवाज को आप बर्लिन में लेके तो मुद्दा खड़े हो गए। आप देश कुछ कह रही हैं उनकी आवाज को नहीं मान रहे।
आप क्यों नहीं ये मानना चाहते? ऋचा जी आप म्यूट है, अनम्यूट करिए खुद को जी। बोलिए पार्टी से ऊपर रत्ना उठ जी के बोलिए। सोचिए, ये देश के लिए हानिकारक है। नहीं और रत्ना जी, लोकतंत्र के एलओपी बचाने खुद की में बात करनी एफिडेविट चाहिए। नहीं है, पहले तो मैं इसको इस तरीके करेक्ट का करिए। डिबेट नहीं कर पाऊंगी मैडम, देश के कानून मैं इस तरीके का डिबेट नहीं कर पाऊंगी। देश का कानून नहीं, अपनी मैं तरह से चलता है, आपसे देश के बहस नहीं, संविधान मेरा के टाइम अनुसार है, चलता है। बोलने दीजिए। ठीक है ऋचा जी, उनको अपनी बात पूरी रख लेने दीजिए। ऋचा जी मेरा उनको पूरा बात रख लेने मुझे दीजिए। ठीक है टाइम रत्ना पे जी प्लीज बोलने गो दीजिए। एट। रत्ना जी प्लीज गो एट। मेरे साथ आलोक जी भी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके पास भी आ रहा हूँ आलोक जी। जी रत्ना जी मैं प्लीज। केवल एक बात कह रही थी अमित जी कि एलओपी को एफिडेविट मान लेना ये कानून के शासन का और संविधान का मखौल होना है। रत्ना जी कम से कम इसको करेक्ट कर ऋचा जी, I'll come to you। जनप्रतिनिधि एक्ट पढ़ के आइए। जी बीजेपी के लोगों की थोड़ी कमी है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेके चल पड़ते हैं। जनप्रतिनिधि एक्ट एक भारत में है, उसको पढ़कर आइए। वहाँ लिखा है, फिलहाल मेरे टाइम में मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे मेरी पार्टी का पक्ष रखने दीजिए। रत्ना जी बोलिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ ऋचा जी I'll come to you। ऋचा जी just allow the lady to speak। I'll come to you। ऋचा जी I'll come to you। रत्ना जी प्लीज कंटिन्यू। अगर थैंक यू सर, अगर मेरा लोकतंत्र स्टैब्लिश है, मैं एक आम जनता की तरह कह रही हूँ, मेरा भरोसा टूट रहा है चुनाव आयोग से। मैं वोटर हूँ, मुझे आज लग रहा है कि मैंने जिसे चुना XYZ किसी पार्टी के व्यक्ति को चुना, क्या मेरा वोट सही आदमी तक जा रहा है कि नहीं? ये लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। जिस तरीके से सभी संस्थाएं प्रश्नगत होती चली जा रही हैं, सब पर प्रश्न चिन्ह है। क्यों ऐसा है? ये 70 साल से स्टैब्लिश्ड संस्थाएं है, देश है। देश में सरकारों पे भले प्रश्न चिन्ह उठाओ, संस्थाएं हमेशा निष्पक्ष कार्यरत थी इस देश में। मेरी भी उम्र 40 साल की, 20 साल से एडल्ट के रूप में देख रही हूँ। भारत में इतना व्यभिचार नहीं था। हम उस भ्रष्टाचार में जा रहे हैं जहां संस्थाएं लिप्त है भ्रष्टाचार में। विधानसभा में खड़े होके मुख्यमंत्री कटोगे बटोगे, एक मतलब फिल्मी एक्टर की तरीके के नारे देते हैं और जनता की भावनाओं को भड़काते हैं। शाहीन बाग में तार और करंट और दुनियादारी, ये क्या है? ये कौन सा लोकतंत्र है? आपके पास 80-85% चंदा आपको मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद। इनकम इक्वालिटी रिपोर्ट तो है। ठीक है रत्ना जी, I'll go towards आलोक जी। पॉइंट टेकन मैम, पॉइंट टेकन। आपका तर्क बिल्कुल समझ में आ गया, आप अपनी बात रख दी है। आलोक जी एक सवाल ये भी था, नवीन जी मेरे साथ हैं, पॉलिटिकल विश्लेषक हैं, ऋचा जी हैं बीजेपी से, और रत्ना जी को आप सुन रहे थे, डॉक्टर रत्ना जी को, वो कांग्रेस से पक्ष रख रही थी। आलोक जी मुझे एक बात समझ में नहीं आता, अगर आपको लगता है ईडी सीबीआई बीजेपी के कब्जे में है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के कब्जे में है, लोकतंत्र खतरे में है, देश में गृह युद्ध होने वाला है, और जो पूरा सिस्टम है वो एक ही जो कंट्रोल सेंटर है वहां पहुंच गया है, आरएसएस देश विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, आरएसएस मंदिरों में घुसने नहीं देती, ये सब बातें आप कहते हैं, इन बातों का प्रूफ लेके आप लीगल सिस्टम के जरिए जाइए, वो आप नहीं कर रहे हैं। और अगर आप लीगल सिस्टम के जरिए नहीं जा रहे हैं तो क्या राहुल गांधी को यह लगता है क्या कि विदेशी जमीन पर ये बातें कह के डोमेस्टिकली उनको माइलेज मिल जाएगा चुनावों में? बिहार में क्या हर्ष हुआ, 3 राज्यों में आपकी सरकारें चलती हैं, तेलंगाना में आप हैं, हिमाचल प्रदेश में आप हैं, कर्नाटक में DK शिव कुमार वैसे ही बहुत नाराज है, वहां कब सरकार गिर जाएगी कोई नहीं जानता, वहां का एक अलग केमिस्ट्री फिजिक्स और ज्योग्राफी है कर्नाटक की, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन राहुल गांधी को आपको भी लगता है आलोक, क्या बाहर जाकर देश की बुराई करने से कोई माइलेज मिलेगा देश में आपको? आलोक पांडे जी। अमित जी, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप कोई बात अगर भारत में कहते नहीं सुनी जाए तो हम ऐसे देश में जाएंगे जहां से हमारी बात सुनी जाए। अब वो बात है कि जायज है या ना जायज। जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म होने वाला, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान नहीं करती। अब इसका विश्लेषण तो करना पड़ेगा ना कि सम्मान कौन पार्टी करती, कौन सी नहीं करती। 1952 का रामपुर चुनाव, मौलाना आजाद को जिताने के लिए दूसरा पक्ष जीत गया था। जवाहरलाल नेहरू ने जबरदस्ती फोन किया मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री से कहा तुम्हारा पद चला जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि डीएम को फोन किया गया और दोबारा जिताया गया मौलाना आजाद को। ये पहला वोट चोरी हुआ 1952 में। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी इस देश में वोट चोरी करते हुए पकड़ी जाती है, प्रधानमंत्री थी। वोट चोरी के बाद क्या हुआ, उनकी सदस्यता गई। सस्ता करने के बाद क्या किया, उस महिला का ईगो देखिए, उसने देश में अटैक लगा दिया, बोले न्यायालय हमारी सस्ता कैसे छीन सकती है। फिर राजीव गांधी आए जो कहा कि बीजेपी को इतने % वोट मिलते थे, अब इतनी सीटें मिल गई, वोट % तो इतना ही है, ऐसे बीजेपी कैसे मिल गया जबकि स्वयं सत्ता में थे। तो कांग्रेस पार्टी जो स्वयं 1952 से वोट चोरी लगातार कर रही है, उसे भरोसा है कि लगातार जीता जा सकता है केवल वोट चोरी करके, और कोई माध्यम ही नहीं है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस प्रैक्टिस में है
कि वो वोट चोरी करके ही जीतती है। ये मैं आरोप लगाता हूँ। ये लोकतांत्रिक अधिकार है 19(1)(a) जो मुझे शक्ति देता है। मैं कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाता हूँ। क्या राहुल गांधी इसकी सफाई देंगे? देंगे? मैं प्राइम न्यूज के माध्यम से राहुल गांधी पर, इंदिरा गांधी पर, जवाहरलाल नेहरू पर सब पर आरोप लगाता हूँ। क्या सफाई आएगी? नहीं आएगी। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति कभी भी कुछ भी आरोप लगा दे। पहले लगाया ईवीएम पर आरोप, ईवीएम हैक किया जा सकता है, क्या हैकेबल हुआ? इलेक्शन कमीशन ने कहा भाई हैक करके दिखाओ, कोई नहीं गया, कांग्रेस पार्टी से भी नहीं गया। अगर आप में शक्ति थी तो आप जाते और हैक करके दिखाते। आप यूं ही अनर्गल आरोप लगाते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन को एक राजनीतिक संस्था नहीं है, वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि आपकी तू मैं शामिल होगी। आपने इलेक्शन कमीशन को अपने घर की खेती बना रखी थी। कभी किसी को मंत्री बना देते थे, फिर इलेक्शन कमिश्नर बना देते थे, इलेक्शन कमिश्नर को मिनिस्टर। एमएसगी उसका उदाहरण है। आपने तो देश की संस्थाओं के साथ जितना मजाक कांग्रेस ने किया है, हर बॉडी का, इन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बनाया, कठपुतली प्राइम मिनिस्टर, सब कुछ सोनिया गांधी ने नियंत्रित किया। तब ये शक्ति इस देश के लोकतांत्रिक परंपराओं का इस तरह से कांग्रेस ने हनन किया, इस तरह से देश को बर्बाद किया कि प्राइम मिनिस्टर जस्ट लाइक सर्वेंट रखते थे अपने घर में। मनमोहन सिंह क्या थे? क्या था मनमोहन सिंह? मैं बार बार पूछता हूँ कि मनमोहन सिंह देश चला रहे थे या सोनिया गांधी देश चला रही थी? हर फाइल पहले सोनिया गांधी साइन करती थी। तो आप इस तरह की बातें तब आप करते जब आपने संविधान का सम्मान किया होता। आपने कभी संविधान का सम्मान किया नहीं। ईवीएम आपके समय में आई, दो बार आप ईवीएम से चुनाव जीते लोकसभा का। मनमोहन सिंह को ऐसे प्राइम मिनिस्टर रखा आपने, फिर कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है। तो साहब आपको सीबीआई की बात कर रहे हैं, सीबीआई को तोता सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कब? बीजेपी के समय में या 2012 में? तोता कहा गया था ना, 2012 में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि आप तोते की तरह सीबीआई का उपयोग करते हैं। लगातार आप 7 सालों में सत्ता में रहे, आपने हर पद का दुरुपयोग किया। कितनी राज्य सरकारों को गवर्नर के माध्यम से गिरा दिया आपने, बगैर किसी कारण की सरकारें गिरा दी सैकड़ों बार। और आप कह रहे हैं, और दूसरी बात, आप ये बात कहने के लिए तत्पर हैं जब लोकसभा का चुनाव जब सेशन चल रहा पार्लियामेंट का, और हर बार आप यही करते हैं। पार्लियामेंट के सेशन के बीच में आप ऐसे देश में जाते हैं, राष्ट्र विरोधी लोगों से मिलते हैं और उसके बाद देश को अपमानित करते हैं। देश का वोटर आपसे संतुष्ट नहीं है। बार बार ये बात कहा जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि 1 लाख बार अगर एक झूठ को बोल लिया जाए, किसी ने बता दिया होगा कि अगर झूठ को भी लाखों बार कहा जाए तो वो सच हो जाए। तो राहुल गांधी को लगता है कि देश को बार बार झूठ बोल करके, जो कृत्य उन्होंने स्वयं किए हैं, उनकी पार्टी ने स्वयं किया है, देश के संविधान का अपमान स्वयं किया है, वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा करके भारतीय जनता पार्टी को और इस देश की सामाजिक संस्थाओं को अपमानित करके, इस देश का लोकतंत्र खत्म करके और जनता को मोटिवेट करके इस देश में गृह युद्ध करा। ठीक है नवीन जी, ठीक है, पॉइंट टेकन आलोक जी। नवीन जी, जी अमित जी, नहीं मैं 2-3 चीजें कहूंगा। देखिए ऐसा है, अभी परसों मैं प्रधानमंत्री जी का बयान सुन रहा था कि साहब आसाम भी बांग्लादेश में चला जाता और पंडित नेहरू आसाम को बांग्लादेश को देना चाहते थे, देने नहीं दिया। अरे भाई उस समय ना तो भाजपा का जन्म हुआ था, ना आरएसएस इतनी पावरफुल थी। पंडित नेहरू पूरी पावर के साथ प्रधानमंत्री थे, किसने रोक लिया उनको? अगर इनकी यही मंशा थी तो इस तरीके के झूठे नैरेटिव जो गढ़े जाते हैं वो गलत है, नंबर 1। नंबर 2, अभी आलोक जी ने कहा कि कांग्रेस हार गई, ये हो गया। 2024 के परिणाम जून में आए हैं भाई साहब। कांग्रेस 44 से 99 पे पहुंची है, तो कांग्रेस की लोकप्रियता घटी है बढ़ी? और 303 से भारतीय जनता पार्टी 240 पर आई, तो मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी या घटी? आप कौन सा परसेप्शन, कौन से पैरामीटर लेके आके कुछ भी बोल देते हैं यार। आप लोग पढ़ के आया करिए, कम से कम थोड़ा एनालिस्ट हैं तो एनालाइज किया करिए बिना हवा में। ये नहीं कि केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन गए और राजनीतिक पिछले तक का चोला उड़ लिया और आगे बैठ गए डिबेट में। मत करिए ऐसा, न्याय करिए। आप अपने साथ भी न्याय करिए, जनता के साथ भी न्याय करिए, क्योंकि हम और आप सच बोलने के लिए यहाँ बैठे हैं। दूसरी चीज, अमित जी अभी 2 टॉपिक चढ़े। एक तो ऋचा जी ने कहा आरक्षण की बात। आरक्षण 75 वर्ष के बाद भी इस देश के अंदर एक व्यापक कैंसर है, कलंक है। बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा क्यों है। 75 वर्ष के अंदर उन दलितों को, उन पिछड़ों को, उन जरूरतमंदों को, उन आदिवासियों को आज भी न्याय नहीं मिला है जो वास्तविकता से उसके हकदार है। अब इस व्यवस्था की समीक्षा होने की आवश्यकता है, इसको बदले जाने की जरूरत है। जो नहीं हो रहा है, केवल आरक्षण अभी वोट तंत्र का माध्यम बनकर रह गया है,
जरूरतमंदों तक उनका हक नहीं जा पा रहा है जिनको मिलना चाहिए। नंबर एक। दूसरी चीज आती है कि राहुल गांधी ने कोरोना से पहले क्या कह दिया था जब आप नमस्ते ट्रंप कर रहे थे कि रोकिए तत्काल प्रभाव से इंटरनेशनल आगमन को, अन्यथा आप भयावह मुश्किल में पड़ेंगे। बात नहीं मानी गई, आप पड़े मुश्किल में। नोटबंदी को लेकर जो बयान राहुल गांधी ने दिए वो सब सच सिद्ध हुए। अब तीसरी बार जब वो कह रहे हैं, देखिए सवर्ण बनाम पिछड़ा बनाम दलित, हिंदू बनाम मुसलमान, ये सब चल रहा है इस देश के अंदर, और ये जो बारूद के ढेर पर देश को नफरतों के बैठाला जा रहा है, ये आने वाले समय में बहुत घातक होता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, जिस बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने में इस भारतीय जनता पार्टी के पूर्वजों ने अपना एड़ी चोटी का पसीना लगाया, उन वीरों ने प्राण गंवाए, आज वही दूसरा आदमी बाबरी मस्जिद बना रहा है भारत के अंदर, और आप चुपचाप मुंह पर हाथ धर के बैठे हुए केवल इसलिए कि आपका राजनीतिक हिस्सा धरा है। क्यों नहीं केंद्र की फोर्स बेस से उठा के उस आदमी को बंद करते हैं जेल में? क्या बाबर रहेगा ना बाबरी रहेगी यहाँ पर? तब आपका हिंदुत्व कहाँ मर जाता है? ये जवाब मैं लूंगा ऋचा जी से, नवीन जी, ये जवाब मैं लूंगा। पिटारे की तरह आप बंद करिए ना उसको, उठाइए, हुमायूं कबीर को डालिए जेल में। ये बाबरी मस्जिद एक बार खत्म हो चुकी है, दोबारा कोई बाबरी नहीं चलेगी इस देश के अंदर। क्यों नहीं कर पा रहे हैं भैया? क्योंकि बंगाल का चुनाव दिखाई दे रहा है आपको। क्योंकि दोहरे मापदंड से आप अगर देश को चलाना चाहते हैं तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, इस देश के अंदर 700 वर्ष मुगलों ने एक छत्र राज किया, और आज उनके यहाँ कोई उन महलों में, उन ताजमहल में, उन किलों में एक बत्ती जलाने वाला नहीं है। ठीक है नवीन जी, ज्यादा वक्त नहीं है, I'll go to ऋचा जी। नवीन जी ज्यादा वक्त नहीं। डॉक्टर ऋचा, ये बात तो बहुत वाजिब सवाल बनता है कि मुस्लिम अपीजमेंट की जो नीतियां हैं वो हर प्रदेश का, जैसे नवीन जी कह रहे हैं, हर प्रदेश का अलग नैरेटिव, अलग जातिगत समीकरण है। यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, एमपी में हम हिंदुत्व के मसले पर बीजेपी फाइट करती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व वाला मसला थोड़ा सा वीक दिख रहा है। अगर बाबरी को फिर से एक विवादित एक ढांचा बनना शुरू हो रहा है, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, मुस्लिम अपीजमेंट की बात लगातार ममता बनर्जी पर आरोप आप लोग लगाते रहे हैं कि मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसीज उनकी रहती है और वो बहुत अपीजमेंट करती भी है, तुष्टिकरण। लेकिन जो बात नवीन जी कह रहे हैं ऋचा जी, उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए थी। दोबारा से बाबरी जैसी एक फिर से इमारत, एक मस्जिद नहीं बननी चाहिए थी, सख्ती से कार्रवाई होती। केंद्र सरकार, हालांकि कोर्ट का, आप लोग कोर्ट का जिक्र करते हैं कि भाई कोर्ट ने कहा है कि वो बना सकते हैं, उनके पास लीगल राइट है, संवैधानिक अधिकार है, उसके बावजूद ये सब जानते हैं आने वाले सालों में ये बहुत बड़ा विवाद का घर बनने वाला है। ऋचा जी। अमित जी, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और टीएमसी जैसी जो है पार्टियां करती हैं। और बेहतर होता कि नवीन दुबे जी चूंकि वरिष्ठ पत्रकार है, अगर ये सवाल ये राज्य सरकार से पश्चिम बंगाल की पूछते, तब मैं समझ पाती कि कम से कम ये एक ट्रांसपेरेंट तरीके से सवाल जवाब कर रहे हैं। और नवीन दुबे जी ने अभी बात की, लेकिन इन्होंने एक बार भी क्या कांग्रेस से ये पूछा कि जब मनमोहन सिंह जी ये कहा करते थे कि इस देश के संसाधनों पर पहला ये सवाल उस वक्त पूछा होता तो शायद मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कोई फर्क पड़ा होता नहीं। आपको नवीन दुबे जी, आपको एकदम आप बताइए ना कि मनमोहन सिंह जी ने ये कहा कि नहीं, इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। आपने नवीन दुबे जी कभी ये सवाल पूछा कि जामिया मिलिया इस्लामिया में और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में SC ST OBC का आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने क्यों खत्म कर दिया? इससे दलितों और पछुओं का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? और अमित जी, एक और महत्वपूर्ण बात है, जहां तक रही जांच एजेंसियों की बात, तो जांच एजेंसियां आज पारदर्शी तरीके से काम कर रही है। सीबीआई एक जांच एजेंसी है। और रत्ना जी, अगर कांग्रेस पार्टी के नेता धुले हुए हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, तो उनको डरना नहीं चाहिए। सीबीआई जांच करती है, न्यायालय में रिपोर्ट पेश करती है और उसके बाद न्यायालय उसके ऊपर फैसला लेता है। लेकिन ना तो आपको जांच एजेंसियों पर भरोसा है, ना इस देश के न्यायालय पर भरोसा है। और जब चुनाव आयोग कहता है 2017 में कि ईवीएम मशीन रखी हुई है, आइए हैक करके दिखा दीजिए, तो कांग्रेस पार्टी किसी टेक्नीशियन को बर्लिन से बुलाकर लेकर नहीं जाती है। मैं रत्ना जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद मैं आलोक जी के पास जाऊंगा एक क्लोजिंग कमेंट के लिए। बताती है जी, ऋचा सिंह, आपको सादर ये सूचित करना चाहती हूँ कि 12 साल का फर्जीवाड़ा रत्ना जी, आई एम कमिंग टू यू। ठीक है ऋचा जी, पॉइंट चेकिंग, मेरे पास सिर्फ 3 मिनट का वक्त बचा हुआ है, मुझे पैनल से सबका रिएक्शन लेना है। ऋचा जी, आई एम वेरी सॉरी, आई लेफ्ट विद नो टाइम इन द डिबेट। रत्ना जी, डॉक्टर रत्ना, प्लीज रिस्पॉन्ड, आपके पास 50 सेकंड है मैम, प्लीज रिस्पॉन्ड। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ ईवीएम के लिए कि राहुल जी ने कहा है सोर्स कोड दे दीजिए। क्या दिक्कत है सरकार को सोर्स कोड देने में? सुरक्षा सत्यापन के बाद होती है, सुरक्षा गोपनीयता से नहीं होती है। बताइए जनता को कि सोर्स कोड क्या है, क्योंकि उसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बनाता है, जिसमें निदेशक सारे भारत सरकार के लोग हैं। हमें शक है, आप सामने लाइए सोर्स कोड। डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों लोड नहीं किया गया बिहार में?
जो चुनाव आयोग ने खुद कहा है कि डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लोड नहीं था, क्यों नहीं किया? एफिडेविट क्यों आप डुप्लीकेशन का प्रयास करने वाली क्योंकि उससे आपको चोरी की सरकारें बनानी है, और चोर की दाढ़ी पे तिनका तो ये है कि आप खुद चिल्लाना शुरू कर दे रहे हैं कि ईवीएम में कुछ, ईवीएम का सोर्स कोड दीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी देश को अपना मानती है। ठीक है रत्ना जी, पॉइंट लेकिन आलोक पांडे जी के पास जा रहा हूं, बस 1 मिनट, आखिरी का 1 मिनट बचा हुआ है। आलोक जी, मैं कह रहा हूं आपको सोर्स कोड नहीं मिल रहा है, आपको इंटरनल सॉफ्टवेयर का रीस्ट्रक्चरिंग नहीं मिल रही, आपको डेवलपर्स नहीं मिल रहे हैं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ईवीएम का लेआउट क्या है, ट्रांसक्रिप्शन लेआउट क्या है, ये सब कोर्ट से भी तो आप मांग सकते हैं, कोर्ट के जरिए। अगर केंद्र सरकार आपको नहीं दे रही है आलोक भाई, तो आप कोर्ट में जाइए, एफिडेविट फाइल करिए, वहां से अपील करिए। फिर मैं देखता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर है या लीगल सिस्टम ताकतवर है, फिर मैं देखता हूं कि जो गृह मंत्री बहुत ताकतवर है या कोर्ट ताकतवर है, इलेक्शन कमीशन बहुत ताकतवर है कि कोर्ट ताकतवर है। एक सिस्टम के जरिए जाइए, आपको जो चाहिए वो मांगिए। आलोक जी। अमित जी ऐसा इस देश में तो ये भी देखा है कि आतंकवादियों के लिए रात में 12 बजे तो न्यायालय खुलवा लेते हैं लोग, तथा कथित सेकुलर, रात में 12 बजे। और अभी देश का लोकतंत्र गिरवे है और न्यायालय जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। अगर हिम्मत नहीं है, राहुल गांधी राजनीति छोड़ दे। चारों के लिए इस देश में राजनीति का कोई स्थान नहीं है। अगर राहुल गांधी के अंदर हिम्मत है तो एक एफिडेविट फाइल करे और न्यायालय जाए, और नहीं तो मैं राहुल गांधी सरकार ने सुना नहीं था, कोर्ट की बात की अवज्ञा की गई थी, 12 बार कहा गया आधार कार्ड शामिल किया जाए। न्यायालय की बात सुनने वाली सरकारें अब भारत में नहीं पाई जाती। अहंकारी सरकार है बीजेपी की, मोदी जी किसी की सुनते नहीं है, और नमूना नाम बहुत सही दिया गया है। बिल्कुल नमूनों पे चल रहे हैं आप लोग, विश्व देख रहा है भारत के दोनों नमूने। वो बहादुर कैसे हो सकता है? वो देश की देश के कानून में भरोसा नहीं रखते हैं। बनाएगी अगर आप इसी तरह का काम करेंगे। आप डरते हैं, अनर्गल आरोप लगा दिया आपने, क्या मजाक बना रखे देश के लोकतंत्र का, आरोप लगाए भाग जाओ, आरोप लगाओ भाग जाओ, देने का नियत है, बीजेपी से जुड़े हरासमें में आ जाए, आरोप लगाओ पटाया चले जाओ। इतने जल्दी आप लोग धमकी पे उतरते हैं, देश के लोकतंत्र किताबों की धमकियां, बुलडोजर चलेगा, धमकी देंगे, ऐसा होगा वैसा आरोप लगाइए, तो कीजिए उसमें ताकत से आरोप लगाइए। मैं कहता हूँ राहुल गांधी के सारे आरोप सत्य है, लेकिन अगर सत्य है तो एक एफिडेविट दो इलेक्शन कमीशन को। वही प्रोसेस है, आप ही लोगों ने प्रोसेस बनाया है कि अगर कोई चीज का आपसे इलेक्शन कमीशन से लेना है तो आप एफिडेविट देंगे, एफिडेविट नहीं देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। डॉक्टर ऋचा जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन द शो। प्रश्नकाल में आप सभी ने वक्त निकाला है। ऋचा जी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रत्ना पांडे जी मेरे साथ ही, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन दुबे मेरे साथ थे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आलोक कुमार भी मेरे साथ थे, वो भी पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, प्रश्नकाल में वक्त अब ब्रेक का है, लेकिन एक बात कहना जरूर चाहूंगा कि अगर घर में खामी है तो घर में बात कीजिए। घर की बातें जब बाहर जाती हैं तो उसका अलग नैरेटिव, अलग मतलब निकाला जाता है। राहुल गांधी जो कुछ कह रहे हैं इंटरनेशनल डायस्पोरा पर, उससे भारत की छवि पर असर जरूर पड़ेगा। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद भी प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला मुसलसल लगातार जारी।